ओके, आई थिंक सब कुछ ठीक है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप राजभर और वेलकम टू स्नॉप्सिस 24/7। आज के हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपील के बारे में। बहुत सारे एक्ट के अंदर बहुत सारा डिफरेंट अपील दिया हुआ है जिसको याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो अपील के बारे में आज हम लोग पूरा वीडियो एक समअप देख लेने वाले हैं जिसमें हम लोग ये समझ जाएंगे कि आखिर अपील मतलब जो भी फ्लो चार्ट के थ्रू पूरा का पूरा आपका डाउट क्लियर हो जाने वाला है। अलग अलग एक्ट के अंदर जाके अलग अलग चीज़ को पढ़ने से ना बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि यार उसमें की तो इतना पढ़ा था, इसमें इतना डेज़ है, इसके बाद इसको वाले इसमें यहाँ जाना था, इसमें यहाँ जाना है। ये सब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो उन सभी चीज़ों के लिए मैंने क्या किया, एकदम शॉर्ट सा समरी टाइप बना दिया जिसके अंदर फ्लो चार्ट के थ्रू आपको सारा का सारा एक जगह मिल जाएगा। ये सारा पीडीएफ जो है, ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, गूगल ड्राइव का लिंक पे अवेलेबल है वो। ओके, नाउ सबसे पहले अगर बात करें तो व्हाट इज़ अपील। क्या अपील हर केस में करने का पावर है हमको, मतलब कुछ भी हो जाए हम अपील करेंगे, ऐसा है क्या? या अपील इज अपील इनहेरेंट राइट? सो आंसर आपका जो भी आप कमेंट में डाल दो। बट अपील ना आपको स्टैट्यूट राइट प्रोवाइड करता है। जो भी आप एक्ट है ना, वो एक्ट के अंदर राइट अगर पावर दिया गया है कि आप अपील करो तो ही आप अपील कर सकते हो। अगर उसमें राइट नहीं है कि आप अपील नहीं कर सकते तो आप अपील नहीं कर सकते। सिंपल। ओके, एन एग्जाम्पल, अगर हाई कोर्ट अगर 6 मंथ तक का जेल भेज रहा है या फिर 1000 तक का अगर फाइन लगा रहा है ना, तो आप उस चीज़ के लिए कभी भी सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ये लिखा हुआ है साफ साफ, ठीक है। या फिर कोई भी कोर्ट अगर 3 मंथ तक का ये लगा रहा है, जेल दे रहा है, ठीक है, तो आप जा ही नहीं सकते, आप आगे अपील नहीं कर सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, सीआरपीसी में लिखा हुआ है ना। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपील के अंदर, एक्ट के अंदर, अलग अलग एक्ट के अंदर क्या क्या प्रोविज़न है, मतलब क्या हम लोग कैसे अपील करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये समझ गए कि अपील इज़ नॉट ए इनहेरेंट राइट, मतलब अगर एक्ट के अंदर लिखा हुआ है आप अपील करोगे तो ही करोगे, ठीक है, ये बात तो क्लियर है। दूसरा बात, अगर अपील नहीं कर सकते तो क्या करेंगे? आप रिव्यू करवाओ, आप रिवीजन करवाओ, ऑप्शन है। बट इनमें ना ज़्यादा कुछ चेंज होता नहीं है। रिव्यू एंड रिवीजन में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आता, बिकॉज सेम बंदा चेक करने वाला है, वो बोलेगा कि क्या है, थोड़ा बहुत अगर कुछ आपके पास नया एविडेंस आया, कुछ चेंजेस हैं, तो ही वो चेंज करते हैं जजमेंट को। अदरवाइज लगभग सेम ही चीज़ रहता है, कोई खास असर नहीं होता है इसमें। बट अपील के केस में क्या है ना, अब ये छोटा वाला कोर्ट जो भी सुना हुआ था ना, अब बड़ा वाला कोर्ट के पास जब जाएंगे तो ये इसके पास पावर है कि वो सब कुछ नया सिरे से सुनना स्टार्ट कर दे। हम सब सुनेंगे पूरा स्टार्टिंग से प्रोसीडिंग का चलाओ। या फिर उसके पास जो उसको ठीक लगेगा वो ये अपील वाला जो अपीलेट कोर्ट है वो कर सकता है। तो इसलिए अपील ज़्यादा सेफ होता है। मीन्स अगर जो बंदा फंसा हुआ है उसके लिए ज़्यादा प्रेफर करता है वो अपील। अगर वो खुद कांड किया हुआ है तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा है, भाई लंबे समय तक हम बाहर घूम सकते हैं। अदरवाइज़ बताओ, रिव्यू रिविजन में तो कुछ खास आएगा नहीं, बहुत जल्दी जजमेंट आ जाता है, कोई चेंजेस नहीं है। नाउ अपील जो वर्ड है, इससे पहले हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं। सबसे इंडिया में हाईएस्ट अथॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट, इससे आगे कुछ नहीं है। यहाँ लिखते हैं इंडिया में हाईएस्ट अथॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट, इसके आगे कुछ नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट का अगर एक बार डिसीजन आ गया तो वो पत्थर की लकीर है, आप उससे आगे नहीं जा सकते। कुछ भी कर लो, उससे आगे कुछ नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट से पहले आता है हमारा हाई कोर्ट, राइट। और अगर कंपनी लॉ वगैरह के बारे में बात करें तो NCLAT, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल। इससे अगर पहले बात करें तो NCLT आता है, और पहले जाएंगे तो कुछ नहीं है। बेसिकली कंपनीज के अंदर NCLT से और आगे कुछ नहीं है। ओके, ROC इज़ डिफरेंट, ओके, RD इज़ डिफरेंट। कोर्ट का जो पावर है ना वो NCLT के पास है हमारे। सो कंपनीज एक्ट के अंदर अब हम लोग एक एक करके एक्ट को पकड़ते हुए चलेंगे, एक एक करके उसको डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में बात करें अगर, तो दो टाइप से झमेला जा सकता है। या तो कंपनी और ROC के बीच का झमेला होगा, क्योंकि वही फॉर्म फाइल करते हैं, वही रिटर्न्स देते हैं, हर चीज़ वही जाता है। तो या तो कंपनी और ROC के बीच का फाइल प्रॉब्लम हो सकता है, या तो कंपनी और कंपनी के बीच का झगड़ा हो सकता है। सिंपल। दोनों केसेस में आप जाओगे कहाँ पे? ROC क्या है, एक एडजुडिकेशन अथॉरिटी है, वो क्या करता है, पेनल्टी लगा सकता है। कोई कुछ भी नॉन कंप्लायंस दिखा तो वो पेनल्टी भेज सकता है, फाइन लगा सकता है, बोल देगा भाई इतना पैसा पे करो, पेनल्टी दे दिया। तो ये काम करता है हमारा ROC भैया। कंपनी वर्सेस कंपनी, आपकी कंपनी कुछ और बोल रही है, हमारी कुछ आपस में कंपनी के बीच में झगड़ा हो गया, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ केस फाइल करेंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्रिमिनल केसेस, कंपनी से रिलेटेड कुछ है तो NCLT में जाओ। मर्जर अमलगमेशन का केसेस है, कंपनी में जाओ, दो कंपनियों का मर्ज करना है। बेस्ट एग्जांपल कंपनी का, दो कंपनी को मर्ज करना है, कहाँ जाओगे? NCLT में जाओगे, सिंपल।
तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं एनसीएलटी। अब यहाँ से यहाँ तक का कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, आप एनसीएलटी में जाओ, ठीक है। एनसीएलटी के अगर डिसीजन से आप खुश नहीं हो तो कहाँ जाओगे, एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास जाओगे। 45 डेज़ का टाइम दिया हुआ है, ओके। एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल से भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो 60 दिन का टाइम मिलता है, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर। आप किसी भी तरीके से हर कोई भी ग्राउंड लेके नहीं जा सकते हो कि हमको एनसीएलटी में मेरा फेवर में पिटिशन मतलब जजमेंट नहीं था, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इज़ नॉट पॉसिबल। आप क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर जा सकते हो। क्वेश्चन ऑफ लॉ का मतलब है कि आप उस लॉ के, नॉट एंटायर लॉ, उस लॉ के उस पर्टिकुलर चीज़, या फिर अगर पूरा लॉ है तो पूरा लॉ के ऊपर भी जा ही सकते हो, बट उस लॉ के उस पर्टिकुलर चीज़ को आप ये मानते हो कि ये लॉ सही नहीं है, ये लॉ होना ही नहीं चाहिए, आपको ऐसा लगता है कि ये लॉ गलत है, ओके, फंडामेंटल राइट जो है हमारी उसको वायलेट कर रहा है, तो आप इस ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ऑलवेज वेलकम करता है, केस को सुनेगा। बट अगर इससे पहले कोई केस सेम केस सुन चुका है तो फिर वो दोबारा नहीं सुनेगा, सिंपल। नाउ नेक्स्ट, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेमा के बारे में बात करते हैं। फेमा के अंदर एडजुडिकेशन अथॉरिटी होता है A²। एक सेकंड, ये पूरा 100% प्रिंट करता है तो पूरा ऑडियो अटकना स्टार्ट कर जाता है, सो थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। ओके, अब हम लोग बात करने वाले फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा के बारे में। फेमा के अंदर क्या है ना, एडजुडिकेशन अथॉरिटी होती है। इसके पास पावर है कि ये पेनल्टी लगा सकता है कोई भी अगर नॉन कंप्लायंस हो रहा है, तो इसको अगर कुछ भी गड़बड़ दिखता है तो ये पेनल्टी आपके ऊपर लगा दिया। अब क्या होगा, आप विद इन 45 डेज आप जाओगे स्पेशल डायरेक्टर अपील करने। स्पेशल डायरेक्टर अपील कर सकते हो 45 दिन के अंदर। 45 डेज़ के अंदर अगर आप स्पेशल डायरेक्टर अपील कर दिए, नहीं कर पाए तो ना एक्सटेंशन मिलता है सफिशिएंट ग्राउंड पे, सफिशिएंट कॉज पे। आपके पास एक रीज़न है कि सर इस रीज़न से हम 45 दिन के अंदर नहीं आ पाए, अदरवाइज हम आ गए होते। 45 डेज़ एक रीज़न, आप अगर नहीं 45 डेज़ के अंदर नहीं जा पा रहे हो, एक रीज़न शो करो, इस रीज़न की वजह से नहीं जा पाए, तो वह अलाउ कर सकते हैं ना। स्पेशल डायरेक्टर अपील के बाद जाओगे आप, अगर वहाँ से भी सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं मिला, आपकी फेवर में कुछ नहीं आ रहा है, तो आप जाओगे आप अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास, ओके। अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास जाओगे 45 डेज़ के अंदर, ओके, ठीक है। अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास गए, वहाँ से भी हमको धक्के मार के निकाल दिया, वहाँ भी मेरे फेवर में जजमेंट नहीं था। जाओ सुप्रीम कोर्ट है 60 दिन के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में भी बात नहीं आया, क्वेश्चन ऑफ लॉ पे जाओ, सॉरी हाई कोर्ट जाओ पहले 60 दिन के अंदर, फिर सुप्रीम कोर्ट जाओ क्वेश्चन ऑफ लॉ के अंदर, ठीक है। बट एक इंटरेस्टिंग चीज़, अगर सीज़ का केस है, मतलब फेमा का अथॉरिटी जो है वो अगर सीज़ कर लेता है कोई भी चीज़, तो आप सीधा अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास जाओगे, ना कि स्पेशल डायरेक्टर अपील। आप एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सीधा अपीलेट ट्राइब्यूनल जा सकते हो अगर सीजर का केस है तो, ओनली इसके लिए, ओके। नाउ नेक्स्ट, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, MLA, जिसको हम लोग PMLA बेसिकली बोलना चाहिए। सिविल कोर्ट हैज़ नो जुरिडिक्शन। सिविल कोर्ट बिल का कोई जुरिडिक्शन है ही नहीं, आप किसी भी कीमत पे सिविल कोर्ट नहीं जा सकते हो मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में। रीज़न, मनी लॉन्ड्रिंग ना एक संगीन जुर्म माना गया, एक मतलब बहुत ज़्यादा घटिया किस्म का जुर्म, क्योंकि अगर कोई इंसान अपना पैसा टैक्स नहीं पे कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा, एक तो अपना पैसा बचा रहा है, ठीक है, वो एक तरह से पूरा बाकी के कंट्री के जितने लोग हैं ना उनके साथ एक तरह से चोरी है। तो ये जो चोरी काम प्लस वो मनी लॉन्ड्रिंग काम कर रहा है, तो भैया वो किस तरीके, वो टेरर फिनेंसिंग हो सकता है, वो कहाँ कहाँ वो फंड का यूज़ कर रहा होगा, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो घूस ले रहा है, क्या कर रहा है, करप्शन कर रहा है, मतलब कुछ भी कर सकता है। तो ये सब चीज़ मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर डील किया जाता है। अब मनी लॉन्ड्रिंग ये सब चीज़ जो नाम बताया, ये सब चीज़ तो आपको भी पता है कि भाई ये बहुत ज़्यादा संगीन चीज़ है, गंदा चीज़ है, तो ये क्रिमिनल केसेस होगा। तो इसके लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगा, वो 45 डे अगर कोई ऑर्डर पास कर देता है तो विद इन 45 डेज आप अपीलेट ट्राइब्यूनल जा सकते हो, और अपीलेट ट्राइब्यूनल से भी सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं मिलता है तो विद इन 60 डेज आप हाई कोर्ट जा सकते हो क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट दोनों के ऊपर, कोई भी ग्राउंड के ऊपर। वहाँ से भी सेटिस्फाइड नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई ऐसा कांड किया है उस इंसान ने, उस घटिया इंसान ने कोई ऐसा काम किया है जिसके अंदर रिगरस इम्प्रिजमेंट था मोर देन 3 ईयर और लेस देन 7 ईयर, या फिर फाइन था 5 लाख तक का, अगर या फिर अगर कोई क्रिमिनल नेचर उसमें इन्वॉल्व है जिसमें इम्प्रिजमेंट 7 साल से ज़्यादा है और जो मैक्सिमम इम्प्रिजमेंट 10 साल से कम है, या फिर फाइन है 5 लाख तक का, इन दैट केस वो चीज़ डील होगा बाई स्पेशल कोर्ट, ओके। स्पेशल कोर्ट में जाएगा, स्पेशल कोर्ट से अगर दिक्कत हुआ तो सॉल्व नहीं हो पाया, आपको सही नहीं, आपके फेवर में जजमेंट नहीं है, बेसिकली फेवर में जजमेंट नहीं होता है तभी हम हाई कोर्ट अपील करते हैं। हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट में भी फेवर में नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट जाओ, क्वेश्चन ऑफ लॉ जिंदाबाद। या फिर और भी रीजंस दिए गए हैं, इन ग्राउंड पे जा सकते हो, हाई कोर्ट DP दे दिया, उससे पहले वाला कोर्ट कोई कुछ नहीं कहा था, वो
एक्विटल कर दिया था, इन सभी ग्राउंड पे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। नेक्स्ट आता है अब हमारा सेबी। ओके, सेबी के अंदर क्या होता है, सेबी एक अपने आप में सबसे बड़ा अथॉरिटी खुद में है, राइट। सेबी से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो सैट के पास जाते हो, सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल। सैट से सेटिस्फाइड नहीं हो तो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो 60 दिन के अंदर। क्लियर यहाँ तक? आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेबी के साथ कब होगा, जब भी लिस्टेड का कोई भी केस आएगा, लिस्टेड कंपनी का कोई भी झमेला आता है, ठीक है, या फिर कोई भी जो इंटरमीडिएटीज है जो भी सेबी के साथ रजिस्टर्ड है, उनका कोई भी प्रॉब्लम आता है तो वो सेबी के पास जाएंगे। सेबी पूरा मार्केट को रेगुलेट कर रहा है, किसी के ऊपर पेनल्टी लगा दिया, बोला इनसाइडर ट्रेडिंग किया है, पेनल्टी लगा दिया करोड़ का, आप सैट के पास जाओगे। या फिर जितना लिमिट था उससे ज़्यादा का पेनल्टी लगा दिया, आप जितना बेनिफिट किए थे उससे कहीं गुना ज़्यादा पेनल्टी लगा दिया, मतलब एक एग्जांपल है। तो आप सैट के पास जाओगे विदिन 45 डेज, एंड नहीं हो पाया तो विदिन 60 डेज सैट से सुप्रीम कोर्ट जाओगे। सफिशिएंट ग्राउंड ऑलवेज अवेलेबल रहता है। नेक्स्ट, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में क्या है ना, सीसीआई अपने आप में एक बहुत हाई अथॉरिटी है। कोई भी कॉम्बिनेशन अगर हो रहा है, कोई भी मर्जर अमलगमेशन हो रहा है जो लिमिट क्रॉस कर रहा है सेक्शन 5 वाला, उस सिचुएशन में, या फिर अगर आप कोई अपना डोमिनेंट पावर का यूज़ कर रहे हो, तो कंपटीशन कमीशन का पावर है कि वो कुछ भी पेनल्टी लगा सकता है। इन दैट केस अब अगर सीसीआई कुछ अपना एक्शन लेता है तो आप क्या करोगे, चुपचाप देखोगे, या फिर आप NCLAT नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल जाओगे। ओके, 45 डेज का टाइमिंग है यहाँ पे भी। नाउ पहले ना CAT कैट था, ओके, अब ये NCLAT का पावर दे दिया गया है। CCI से पहले कंपटीशन के अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास हम लोग जाना पड़ता था, बट अब कैट के पास नहीं जाना होता है, अब जाना होता है NCLAT के पास जाना होता है। इसका जुरिडिक्शन चेंज कर दिया गया उनका। NCLAT से भी अगर आपको सेटिस्फाइड नहीं है तो आप NCLAT से सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ओके, 60 दिन के अंदर, NCLAT। नेक्स्ट आता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST। सेक्शन 67 सबसेक्शन 1 ऑफ CGST एक्ट बोलता है कि प्रॉपर ऑफिसर के पास बेसिकली सारा पावर दे दिया गया, जो कि नॉट बिलो एंड जॉइंट कमिश्नर से कम पावर नहीं होना चाहिए। वो इंस्पेक्ट कर सकता है, सर्च कर सकता है, सीज कर सकता है, बहुत काम कर सकता है, भैया बहुत ताकत है उसके पास, ठीक है। वो पेनल्टी भी लगा सकता है, लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब लगा दिया तो आप क्या करोगे, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास सबसे पहले पहुँचे, वहाँ से अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास जा सकते हो, राइट। अब अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास जाओगे तो अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास जा क्या करोगे, अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास जाकर आप अपील कर रहे हो। दो टाइप का अपील होता है, एक होता है स्टेट बेंच, एक होता है नेशनल बेंच। स्टेट बेंच या फिर एरिया बेंच बोलते हैं, नेशनल बेंच या फिर रीजनल बेंच बोलते हैं। अगर स्टेट बेंच में गए हो तो आपकी हायर अथॉरिटी होगी सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट, आप हाई कोर्ट से आगे नहीं जा सकते, बात खत्म। अगर आप नेशनल बेंच में गए हो या फिर रीजनल बेंच जिसको बोल रहे हैं, नेशनल या रीजनल बेंच में हो, इन दैट केस आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे, हाई कोर्ट जाने का ज़रूरत नहीं है। क्लियर यहाँ तक बात? बेसिकली नेशनल बैंक जाने का एक ही जो ग्राउंड आता है ना, वो प्लेस ऑफ सप्लाई के ऊपर अगर कोई डिस्प्यूट आ रहा है ना, इन दैट केस आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो, अदरवाइज हाई कोर्ट जाओगे, स्टेट बेंच है तो, ठीक है। अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन कौन है, देखो, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स है, कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स है, एडिशनल कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स है, ज्वाइंट या डेप्यूटी या फिर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ टैक्स डिपार्टमेंट के हैं लोग हैं, ये लोग एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है। आई थिंक आपको यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट आता है हमारा इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, IBC कोड। IBC के अंदर डिस्प्यूट क्या होगा, फिनांस क्रेडिटर होता है, ऑपरेशनल क्रेडिटर होता है, अगर नहीं पता है तो भी कोई प्रॉब्लम, बड़ी बात नहीं है, सुन के समझ सकते हैं आप। फिनांस क्रेडिटर होता है, ऑपरेशनल क्रेडिटर होता है, ठीक है, कॉर्पोरेट इटसेल्फ खुद भी है, एक IRP। अब कोई भी टाइप का डिस्प्यूट होता है ना, देखो पूरा का पूरा इसमें एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन है, NCLT है, सारा कुछ कौन करता धरता है, NCLT है। यहाँ से खुश नहीं हो तो आप सीधा NCLT जाओ, वो देख लेंगे जो करना है, ठीक है। सो IRP से, अगर IRP और RP क्या होता है ना, जब कंपनी CIRP कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस में जाती है ना, तो CIRP प्रोसेस के अंदर, कहाँ गया CIRP प्रोसेस जैसे ही स्टार्ट होता है ना, स्टार्ट होते ही जो IRP बंदा होता है, IRP इनिशियल इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है, वो क्या करता है, वो मैनेजमेंट को टेक ओवर कर लेता है, वो पूरा मैनेजमेंट को वो चलाएगा, पूरा बोर्ड का पावर खत्म, सब कुछ रोक देता है। वही बंदा COC बनने के बाद, जो क्रिएटर्स की कमेटी है ना, वो बनने के बाद RP के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इसका एक सेपरेट वीडियो, बहुत लंबा प्रोसीजर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है वहाँ पे, लगभग 20-25 मिनट का, सो पूरा एक्सप्लेन यहाँ नहीं करने वाला, बोर हो जाओगे, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो IRP से RP बन गया, अब इस बीच में कोई झमेला हो गया, या फिर इनको IRP को चेंज करना है, या फिर और कोई भी ग्राउंड अगर आपको लगता है कि भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम लग रहा है, तो आप NCLT जा सकते हो। NCLT से फिर आपको अपील करना है तो NCLT जाओ विद इन पीरियड ऑफ 30 डेज। और यहाँ ख़त्म होता है हमारा पार्ट 1 ऑफ अपील, मतलब पार्ट, इस
हम लोग इस वीडियो में 7 एक्ट के अंदर अपील देखे हैं डिफरेंट डिफरेंट। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आने वाला है उस वीडियो में बहुत कुछ डीआरटी है, सरफराजी है, सिविल को सीपीसी है, सीआरपीसी है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे एक्ट है, पॉल्यूशन बोर्ड है। तो ये सब चीज़ के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, शेयर करना है भाई, शेयर जरूर करना, अपने सभी फ्रेंड को फटाफट शेयर कर दो, और सब्सक्राइब जरूर करो भाई प्लीज़, सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, सब्सक्राइब करो फटाफट चैनल को, ठीक है। सभी के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, कोई डाउट है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर ऑलवेज दिया रहता है यार, इस नंबर पे आप कभी भी चाहो व्हाट्सएप कर सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।